नमस्कार स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं जितेंद्र खत्री चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि CSIR SO एंड ASO की पोस्ट का परिणाम कल आ चुका है, कल घोषित हो चुका है। और उसमें अब बारी है डिस्क्रिप्टिव पेपर की, यानी 350 अंक में से आपने जो प्राप्त किए उसके बाद 150 अंक 150 अंक की परीक्षा आपकी होनी है डिस्क्रिप्टिव की, और उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, यानी दोनों का स्कोर ऐड होगा तब आप मेरिट में आएंगे। तो बच्चों देखो, स्पष्ट बात है कि जो पहला पेपर हो चुका है उसमें जितने भी अंक आपके आए हैं उसमें तो हमारे पास कुछ अब करने को रह नहीं गया है। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प है, यानी जितने अंक आपके पहले पेपर में आए हैं उतने आए हैं, उसमें हम घटा बढ़ा तो नहीं सकते। लेकिन दूसरे पेपर में जो कि 150 अंक का होना है और उसकी तारीख, उसकी तिथि भी निश्चित हो गई है, वह होना है 7 जुलाई 2024 को। तो इसका मतलब एक महीना शेष आपके पास। तो एक महीने में कैसे तैयारी की जाए, मत भूलना कि इसमें जितना स्कोर आपका होगा उतने आप सुरक्षित है, उतने आप सेफ साइड में जाएंगे। यानी 150 अंक, 2 घंटे का समय, और इस तरह से आपको तैयारी करनी है। तैयारी इस तरह से करनी है कि अधिक से अधिक अंक आ जाए। जो भी परीक्षार्थी इस डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहा है तो वो उसको इतना तो पता ही होगा कि 150 अंक में कितने कितने का क्या आता है। 150 अंक, तो बच्चों इसमें 2 निबंध आएंगे, 2 निबंध 50 अंक, प्रत्येक 50 अंक का होगा। तो इस तरह से 2 निबंध कितने के होंगे, 100 अंक के होंगे। एक पत्र आएगा वो होगा 20 अंक का, और एक सार लेखन आएगा। सार लेखन को हम संक्षेपण भी कह सकते हैं, वो आएगा 30 अंक का। तो इस तरह से ये 150 अंक की परीक्षा होगी। समय रहेगा 2 घंटे। तो बच्चों 2 घंटे का समय, 150 अंक की परीक्षा है। सबसे ज़्यादा इसमें बच्चे जो घबराहट महसूस करते हैं, मैं कहूँगा वो निबंध को लेकर कर रहे हैं कि निबंध कैसे लिखें। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में फरवरी से ही क्लास शुरू हो गई थी, और वो अप्रैल में उसका हमने कुछ समय के लिए विराम दिया था। अब दोबारा से क्लास शुरू हुई है। आज 4 जुलाई से ही चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्लास शुरू हो चुकी है डिस्क्रिप्टिव पेपर की। समय रहेगा 2 बजे से 4 बजे तक। थोड़ा समय थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, जैसे 1:30 to 3:30 भी हो सकता है, पर 2 आवर्स 2 घंटे की क्लास आपकी प्रतिदिन रहेगी। तो आइए मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ। चाहे आप किसी भी शिक्षण संस्थान से कोचिंग ले रहे हैं, किसी भी कोचिंग सेंटर पर पढ़ रहे हैं, परंतु कुछ बातें ज़रूर आपके अंकों में इजाफा करेंगी। शर्तिया बात बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि आपका स्कोर बेटर हो सके। ओके, तो आगे देखते हैं बच्चों। इसमें कैसे निबंध, जो निबंध है, निबंध में बच्चे थोड़ा असहज महसूस करते हैं, अनकंफर्ट महसूस करते हैं कि निबंध को कैसे लिखें। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि निबंध बहुत ही आराम से लिखा जा सकता है। बस कुछ टिप्स का ध्यान रखिए, आप भी लिख पाएंगे बिल्कुल। निबंध में ज़रूरी है कि क्या लिखना है, जबकि पत्र में यह होता है कि पत्र में कैसे लिखना है। पत्र को कैसे लिखना है मतलब पत्र का फॉर्मेट क्या होता है। पत्र में फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है और निबंध में कंटेंट। नो डाउट कंटेंट दोनों में होता है, परंतु बेटर जो है, ज़्यादा कंटेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो निबंध में है, और पत्र में इम्पोर्टेंस है फॉर्मेट की, कि फॉर्मेट कैसा है। तो आइए बच्चों हम देखते हैं निबंध कैसे लिखना है। तो कुछ बच्चों का प्रश्न
यह रहता है, बार बार मेरे पास फ़ोन भी आते हैं कि सर क्या अच्छा निबंध लिखने के लिए कठिन शब्दावली का प्रयोग जरूरी है, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया जाए? तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। निबंध एक वैयक्तिक, इसमें आपका व्यक्तिगत आपका परिचय भी होता है। मतलब निबंध एक ऐसी विधा है साहित्य की, गद्य साहित्य की, जिसमें आपका चरित्र, आपका जो व्यक्तित्व है वो झलकता है। आपका व्यक्तित्व निबंध के माध्यम से मैं जान सकता हूँ। यस, एक टॉपिक पर मैं आपको निबंध दे रहा हूँ, अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग विचार होंगे, अर्थात मैंने उन विचारों के आधार पर आपको जज कर लिया, आपको मैं समझ पाऊंगा कि आपके विचार कैसे हैं। मैंने आपको देखा नहीं, परंतु आपके निबंध को पढ़कर मैं आपके बारे में, आपके व्यक्तिगत व्यवहार के बारे में मैं जान सकता हूं आपके विचारों के द्वारा। तो व्यक्तिगत परिचय दिया रहता है। दूसरी बात, निबंध एक, आप निबंध देख सकते हो, निबंध यानी बंधन रहित है, बंधन रहित। निबंध जो विधा है वो बंधन रहित है, मतलब उसमें आप पर कोई बंदिशें, कोई रेस्ट्रिक्शंस, कोई आप पर दबाव नहीं है। आप स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को लिख सकते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया निबंध। तीसरी बात, सरल शब्दों में लिखो, बिल्कुल सरल शब्दों में लिखो, सरल शब्दों में लिखो। क्लिष्ट शब्दों को, क्लिष्ट शब्दावली को याद करने के चक्कर में यदि आप संस्कृत निष्ठ शब्दावली याद करोगे, रट्टा लगाओगे, तो जाहिर सी बात आप भूल सकते हो या गलत इस्तेमाल करोगे। तो गलत इस्तेमाल शब्दों का, गलत प्रयोग करने की बजाय यदि आप उस बात को सरल शब्दों में कह रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। एग्जामिनर क्या देखता है? एग्जामिनर देखता है कि जो कैंडिडेट है, जो परीक्षार्थी है, वह विषय पर लिख रहा है या नहीं। तो उसका जो कंटेंट है वो विषय आधारित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? विषय आधारित। पहली बात, व्यक्तिगत परिचय इसका पता चलता है निबंध से, बंधन रहित है, सरल शब्दों में लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जो टॉपिक दिया है, यू शुड अफर्म अबाउट द गिवन टॉपिक। आपको टॉपिक पर ही रहना है। कुछ बच्चे शुरुआत में कुछ लिखते हैं टॉपिक से संबंधित, बाद में उसको विषयांतर कर देते हैं। ये विषयांतर उसके लिए आत्मघाती सिद्ध होता है और वो नंबर अपने गवा देता है। तो सबसे जरूरी है, जो टॉपिक दिया है आप उस टॉपिक पर रहेंगे। यदि आप टॉपिक से भटके तो नंबर गए। वो मैटर नहीं करता कि आप सरल शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये बातें और भी हैं। अभी आपको जो आपके जो अप्रोच है, हर क्षेत्र को छूना है आपको, हर क्षेत्र, हर क्षेत्र पर लिखना है। मतलब ये क्या बता देता हूं इसको, तो आपको इसका मीनिंग मैं बता रहा हूं कि इसको आपको एवरी एस्पेक्ट, जो निबंध है ना, जो टॉपिक आपका, जो गिवन टॉपिक है, जो आपका गिवन टॉपिक है, उसको आप उसके हर क्षेत्र को, एवरी एस्पेक्ट छूने का प्रयास करेंगे। कैसे? जैसे उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, आप उसको, हिस्टोरिकल टॉपिक है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका हिस्टोरिकल क्या उसकी बैकग्राउंड है, वो विषय जो है प्राचीन काल में कैसा था, या प्राचीन समय में उसके संबंध में आप क्या जानते हैं, प्राचीन उसकी क्या स्थिति थी। दूसरा ज्योग्राफिकल, तीसरा इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, और नेक्स्ट है पॉलिटिकल यदि है तो ये सारे एस्पेक्ट्स आपको छूने हैं। इन सभी एस्पेक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आप लिखेंगे। यानी उसका कोई ये नहीं
मान लो कोई निबंध आ गया, कोई दहेज प्रथा फॉर एग्जाम्पल, या बैंकिंग क्षेत्र आ गया, या जलवायु परिवर्तन आ गया। जलवायु परिवर्तन करंट का टॉपिक है, इसको जरूर याद कर लेना आप। तो ये जलवायु परिवर्तन में क्या हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है इसका, कब से शुरू हुआ, कब ज़्यादा प्रभावित हुआ, किस एरिया में प्रभावित हुआ, वर्ल्ड वाइड हुआ या एक कॉन्टिनेंट वाइज हुआ या एक कंट्री के भी बेस पर हुआ, क्या से ये इकोनॉमिक्स को इफेक्ट करने वाला फैक्टर है जलवायु परिवर्तन या कोई भी टॉपिक, और कैसे इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है। तो आपको हर पहलू को छूना है। कुछ बच्चे केवल एक ही तरफ की बात लिखते चले जाते हैं, जो कि तरीका सही नहीं है। और देखिए इसमें, इसके बाद आप उसके कम से कम 5 पैराग्राफ बनाएंगे, 5 अनुच्छेद बनाने जरूरी है। ये नोट कर लो इनको, 5 अनुच्छेदों में लिखना है, ठीक है। और 5 अनुच्छेद, 5 पैराग्राफ बनाने हैं। जैसे आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप उसका मीनिंग बताओगे, उसका अर्थ समझाओगे, अर्थ या बताओगे इससे ये तात्पर्य है। फिर उसके आप सभी एस्पेक्ट को बताओगे। फिर आप उसके प्रभाव बताओगे, कहाँ कहाँ प्रभाव हो रहे हैं, या क्या क्या उसके समस्या है तो क्या क्या उसके कारण हैं। यदि प्रभाव है तो क्या क्या उसके सामने चुनौतियाँ आ रही हैं, और यदि कारण है तो क्या क्या उसका सुझाव हो सकता है, क्या क्या उसके समाधान हो सकते हैं। यानी यदि कोई समस्या है तो कारण होंगे, आपको एक पैराग्राफ में उसके कारण लिखने हैं, दूसरे में उसके समाधान बताने हैं। अपनी तरफ से सुझाव दे सकते हैं आप, क्योंकि बता चुका हूँ मैं व्यक्तिगत विधा है, आप अपने सुझाव दे सकते हैं। पॉइंट्स में देने की जरूरत नहीं है, पैराग्राफ में ही, ओके। हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। आप ये बीच बीच में हेडिंग बनाते हो ना बच्चे, तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि हेडिंग न बनाए जाए। तो इस तरह से आप, और बाद में उपसंहार अवश्य लिखें, जिसको आप निष्कर्ष भी कह सकते हो, तो निष्कर्ष अवश्य लिखें। इसके साथ साथ निष्कर्ष अवश्य लिखें, इसके साथ साथ आप काव्य की पंक्तियां लिखनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि अधिक से अधिक अंक प्राप्त कैसे करें, एक अच्छा निबंध कैसे लिखें, उस बात को हम ध्यान में रखते हुए बता रहे हैं। काव्य पंक्तियां अवश्य लिखें। काव्य पंक्तियां, विषय से संबंधित काव्य पंक्तियां आप कहोगे सर कैसे, आप खुद बना सकते हैं, जरूरी नहीं तो पुस्तकों से पढ़कर आप रटी रटाई बताएंगे। आप कोई भी पंक्ति, 2 पंक्ति खुद बना सकते हो। 2 पंक्तियां शुरुआत में, मिड में, एंड में, आपकी चॉइस है, आपको जहां उचित लगे, एंड में, मिड में या स्टार्टिंग में। कम से कम 2 बार काव्य पंक्तियों का प्रयोग करेंगे तो ये आपके नंबरों में इजाफा करेंगी। ये परीक्षक जो है, एग्जामिनर है, उस पर अतिरिक्त प्रभाव डालेगी। और इसके बाद आप जो निष्कर्ष लिखेंगे, यानी जो आप उपसंहार लिखेंगे, उसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव, आपने ऐसे नहीं कि कोई भी निबंध लिखते हो तो उसको सकारात्मक रूप में लिखना है कि इसकी ये संभावना है, ऐसा हो जाएगा, उम्मीद की जाती है, संभव है कि ऐसा हो जाएगा। नेवर एंड योर ऐसे विद नेगेटिव रिमार्क्स, नेगेटिव रिमार्क्स से नहीं करेंगे। दूसरा, इसमें आप बता सकते हो कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए आपको। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच का मतलब फ्यूचर में ये चीज़ ऐसे होगी, भविष्य में बताना। आप कंक्लूड तो करना है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को सभी सरकारें अपने एजेंडे में शामिल करेंगी और उनका जितना संभव हो, यथासंभव उनको बेहतर एक समाज बनाने का, बेहतर एक दुनिया बनाने के लिए काम करेंगी। ऐसे अपने पॉजिटिव बात लिखनी है ताकि आने वाली पीढ़ी भी स्वच्छ हवा में सांस ले सके। तो इस तरह के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के साथ मत भूलना कि काव्य पंक्तियां भी इम्पोर्टेंट है। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है क्या लिखते समय, निबंध लिखते समय। अब हम बात करेंगे पत्र की। तो पत्र में इम्पोर्टेंट है क्या, फॉर्मेट, यानी कैसे लिखना है। बच्चों को पता होता है कि ये टॉपिक में कंटेंट क्या आएगा लेटर के में, परंतु उसके शुरुआत करना नहीं आता, उसको फॉर्मेट नहीं पता।
तो फॉर्मेट अलग अलग होते हैं भाई, औपचारिक के अलग फॉर्मेट होता है और अनौपचारिक का अलग, दो तरह के पत्र होते हैं। एग्जामिनर आपको बताने नहीं आएगा या कहीं पर वहाँ पर कोई हिंट नहीं होगा, ब्रैकेट में नहीं लिखा होगा आपके लिए पत्र के ब्रैकेट में कि औपचारिक पत्र है अनौपचारिक पत्र है। बस सबसे पहले आपका काम पत्र को देखते ही यह जानना है कि पत्र औपचारिक है या अनौपचारिक। औपचारिक है तो उसके फॉर्मेट उसी के अनुसार चलेंगे, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, संपादक के नाम पत्र, शिकायती पत्र, सभी का फॉर्मेट अलग अलग होता है। ये बात अलग है कि सारे औपचारिक होते हैं। उसी तरह से अनौपचारिक पत्र जो हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, मित्रों को लिखते हैं, वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। इनका फॉर्मेट अलग होता है, इनका अलग, और इसमें भी आगे सब पार्ट हैं जो मैंने बताया, सरकारी, अर्ध सरकारी, आवेदन, प्रार्थना, व्यावसायिक पत्र, यस बिजनेस लेटर भी होते हैं। और बच्चों संपादक के नाम पत्र, कंप्लेंट लेटर, सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हो, संपादकीय पत्रों पर और शिकायती पत्रों पर, तब आपको चांस है कि इनमें से ही पत्र आ जाएगा। और फिर बात करेंगे हम सार लेखन की। सार लेखन उतना ही महत्वपूर्ण, 30 अंक। तो सार लेखन में हम पहले उसको इत्मीनान से बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ लीजिए। एक बार समझ में नहीं आएगा 2 बार पढ़ लीजिए। मैं भी यदि सार लेखन करूंगा तो उसको कम से कम 2 बार पढ़ूंगा। पढ़कर उसको समझिए, उसमें उसका जिस्ट क्या है, उसमें उसका मूल विचार क्या है, बस मूल विचार को आपको समझना है। और उस मूल विचार को समझते हुए आपने मुख्य मुख्य बातें उसमें लिख देनी है। बहुत ज़्यादा ध्यान ये नहीं देने की जरूरत नहीं है कि 1/3 हुए कि नहीं, कभी आप काउंटिंग करते रहो वहाँ पर वर्ड्स की, इतना समय नहीं होगा। बस आपको मूल बातें उसमें लिखनी है। कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी कोटेशन, इस तरह की बातों को, उदाहरणों को छोड़ देना है। कोटेशन छोड़ देनी है, उदाहरण दिए हैं तो छोड़ देना है। यदि उदाहरण आपने गलती से लिख दिया सार लेखन में तो सार किस बात का हुआ, आप अपने नंबर गंवाएंगे पक्का। तो इसलिए आप ये उदाहरणों को वर्णन न करें, उसमें कोटेशन आदि न लिखें। उसको पढ़ने के बाद आपको जो याद रहता है, जाहिर सी बात है कि आपको मुख्य मुख्य बातें याद रहेंगी, वही मुख्य मुख्य बातें आपने वहाँ पर लिख देनी है। सार लेखन बहुत ही मैं कहूँगा कि आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट है कि आप आराम से इसमें नंबर ले सकते हैं। बस शर्त इसकी एक है, आपको टॉपिक समझना जरूर पड़ेगा कि इसमें दिया क्या गया था, और इसके बाद आप लिख डालिए और बहुत अच्छी तैयारी कीजिए। यदि आप चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में आकर तैयारी करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में तैयारी करवाई जा रही थी पीछे भी, फरवरी से लेकर अब तक अप्रैल तक, लेकिन अब फिर शुरू हो रही है आज से ही 4 जून 2024 से आज से शुरू हो रही है। और टाइम ही रहेगा इवनिंग में, यानी 2 से 4 या 1:30 से 3:30। और आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और एक बेहतर तैयारी की उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो